अरे आज तक हमारे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। अरे मर गया। अरे सब तेरे कारण हुआ है। मैंने मना किया था कि नहीं जाना है भाई, नहीं जाना है, पकड़े जाएंगे। और तू तू कहाँ सुनेगा मेरी बात। आए, मेरी बात की तो कोई वैल्यू ही नहीं है तेरी नजर में। वैल्यू के बच्चे, अब ज्यादा ज्ञान मत दे। जो होना था हो गया। जा तू अपने घर और मैं अपने घर। संभल कर जाना। बाय टाटा। विनय और अजय दोनों बचपन के दोस्त थे। दोनों बचपन से ही बहुत शरारती हुआ करते थे और दोनों घर वालों से बहुत ही मार खाया भी करते थे। लेकिन आज इतने बड़े होने के बाद इन्हें किसने ऐसे मारा, तो आइए देखते हैं दो दोस्तों की कहानी। अबे टाटा किसको कर रहा है भाई? मैं तो यहाँ पर हूँ। तुझे ज्यादा लग गई क्या आंखों में? हाँ भाई, बहुत दर्द भी हो रहा है मुझे। घर पर नहीं जाना वरना और मार खाऊंगा पापा के हाथों। ऐसा करते हैं, किसी दोस्त के घर चलते हैं जो अकेला रहता हो, क्योंकि मुझे भी घर नहीं जाना, वरना मैं भी बहुत मार खाऊंगा। अब मेरी इतनी हिम्मत भी नहीं है आए कि मैं और मार खा सकूं। अब तो मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकता। भले ही मुझे मार खानी पड़ जाए, लेकिन मैं यहीं सो जाऊंगा। अरे तो घर ही चला जाना, रास्ते में क्यों सोएगा? अगर मार खानी है तो घर वालों के हाथ से खा ले। कम से कम अंदर पीटेंगे, बाहर तो नहीं पीटेंगे ना। जब बाहर पीटते हैं तो 10 लोग और आके पीटते हैं। तेरे दादा, मैं भी चलता हूँ तेरे साथ, क्योंकि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अपने घर जा सकूं। दोनों दोस्त विनय के घर आते हैं और जैसे ही दरवाजा खुलता है तभी विनय की माँ बोलती है, अरे सुबह सुबह तो ठीक है, लेकिन अब ये भिखारी रात में भी भीख मांगने आ गया। अरे अभी मैं कुछ नहीं दूंगी, न पैसे न खाने को। जाओ जाओ, कल सुबह आना, अभी जाओ यहाँ से। माँ, मैं आपका विनय। इतना मारूंगी ना तब जाकर तेरे दिमाग ठिकाने पर आएगा। अरे मेरा बेटा तो राजा बाबू बनकर गया है, तेरी तरह नहीं फटे हुए कपड़े पहनकर। चल निकल यहाँ से। माँ, मैं आपका ही राजा बेटा हूँ। मेरी हालत फटे हाल हो गई है। क्या आप भी मुझे पहचानने से मना कर देंगी? क्या यही है आपका प्यार आपके बेटे के लिए? आंटी जी, मैं अजय हूँ और ये विनय। हम कोई भिखारी नहीं है जो आप ऐसा कह रही हो हमें। अरे मानता हूँ कि थोड़े बहुत फटे हुए हैं हम लोग, लेकिन ये तो आपका ही राजा बाबू है। ये क्या हाल बना रखा है तुम दोनों ने अपना? आपको हंसी आ रही है? हमें बहुत दर्द हो रहा है। क्यों, सही कह रहा हूँ ना मैं अजय? हंसू नहीं तो क्या करूँ? अब तुम दोनों अपना चेहरा देखो, तभी तुमको मेरी बात समझ आएगी। वैसे तुम दोनों बन ठन कर शादी में गए थे, क्या हो गया? शादी में कुछ हुआ क्या? सवाल बाद में पूछना, पहले हमें अंदर तो आने दो। अब नहीं सहा जाता, बहुत दर्द हो रहा है। बहुत मारा सालों ने। जिस दिन हाथ लगेंगे उस दिन सब हिसाब किताब पूरा कर दूंगा। क्या बके जा रहा है? शरीर की मार दिमाग पर चढ़ गई क्या, जो खुद से बातें कर रहा है? दोनों विनय के कमरे में आराम करने चले जाते हैं। अगली सुबह कमला उनके लिए चाय लेकर आती है और बोलती है, ये लो चाय। अब तो शायद तुम दोनों कई दिनों तक कमरे से बाहर भी नहीं आओगे। चलो कोई बात नहीं। वैसे ये सब कैसे हुआ, जरा बताओ मुझे। आखिर कल रात ऐसा क्या हो गया? ये सारी बातें आपको अजय शुरुआत से बताएगा। जब हमने पहली बार ऐसा कुछ किया था तब शायद हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इस बार गलत हो गया। ठीक है, फिर बताना शुरू कर अजय बेटा। तेरे दोस्त को तो शायद याद नहीं, कल की मार दिमाग में घर कर गई है इसके। ऐसा कुछ नहीं आंटी जी, बस खुद के साथ हुआ हादसा भुला नहीं पा रहा है, इसलिए मुझे सुनाने के लिए कह रहा है। बाकी सब कुछ ठीक है। ठीक है, फिर बताना शुरू करो तुम दोनों कहानी। आंटी जी, दिल थामिए और सुनिए हमारी कहानी। कहानी शुरू होती है आज से 10 साल पहले, जब 12वीं क्लास में थे हम लोग। हम शादी में गए और लिफाफा दिया, वो भी खाली, लेकिन पकड़े नहीं गए हम। उसके बाद हमने खाना खाया पेट भरकर, मजा आया। उसके बाद हमने बार 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 यही किया। उसके बाद अब धीरे धीरे हम बड़े होने लगे और हमारी आदतें शरारतें बढ़ती गई। रुक जा बेटा, मुझे फ्लैशबैक नहीं सुनना। मुझे कल क्या हुआ वो बता, और ऐसे गंदे तरीके से किस किस ने तुम दोनों को मारा? अरे आंटी जी, क्या बताऊं मैं आपको।
मारा तो बहुत लोगों ने, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने सारा गुस्सा हम पे निकाल दिया। कहानी शुरू होती है तब जब कुछ दिनों पहले विनय मेरे घर आया था। अजय, चल फिर से शुरुआत करते हैं, हमारी बचपन की यादें ताज़ा करते हैं। मुझे बहुत मन हो रहा है फिर से वही जिंदगी जीने का। मतलब मैं समझा नहीं, बचपन में ऐसा कौन सा कांड कर दिया हमने जो तो इतना खुश हो रहा है और कह रहा है दोबारा करेंगे? अरे तुझे याद है ना, हम लोग बचपन में कैसे शादियों में जाकर बिना गिफ्ट दिए खाना खाते थे? तुझे याद तो है ना? हाँ यार, मैं भी अब तक वो बात भूल नहीं पाया। सच में वो क्या दिन थे, बहुत मजा आता था। तो क्या हम वही मस्ती फिर से शुरू करें? बड़ा मजा आएगा। मुझे तो वही सब करने का मन कर रहा है। पता है, कुछ दिनों में शादियां शुरू होने वाली हैं। क्या हम खाली लिफाफा देकर फिर से वही मस्ती शुरू करें? दोनों दोस्त आपस में बचपन की बातें करते हुए हंसे जा रहे थे और कुछ दिनों बाद विनय तैयार होकर अजय के घर आता है। क्या हुआ अजय, अभी तक भी तैयार नहीं हुआ तू? मैं तो सोच रहा था अब तक तू तैयार हो चुका होगा। विनय भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे नहीं लगता कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए। अब हम बड़े हो चुके हैं, कमाते हैं, किसी ने पकड़ लिया ना तो गलत बात हो जाएगी। बचपन की तो अलग बात थी और अब की अलग बात है ना। पागल है क्या? तब हमको कोई पकड़ नहीं पाया तो अब क्या पकड़ेगा? वैसे भी हम लिफाफा तो दे ही रहे हैं ना, तो डर किस बात का? भाई तू भूल गया क्या? लिफाफा तो देते हैं हम, लेकिन खाली। पागल, अगर हम पैसे डाल कर देते हैं तो क्या बिगड़ जाएगा? बिगड़ेगा तो कुछ नहीं, लेकिन वो बचपन वाला मज़ा नहीं मिल पाएगा। मुझे पहले जैसे मज़े करने हैं। चल अब तैयार हो जा, हम लोगों को शादी में जाना है, मतलब जाना है, और मैं अब तेरी एक भी नहीं सुनूंगा। ये क्या पागलपंती है विनय भाई? अगर हमने फोकट में खाया, इनको पता चला तो बहुत मारेंगे, और मारने के बाद बर्तन धुलाएंगे वो अलग। नहीं नहीं नहीं, मार खाने के बाद मुझसे काम नहीं होगा, मुझे नहीं जाना। देख भाई, ये आखिरी बार है, उसके बाद कभी नहीं करूँगा। वैसे भी अब हमारे पास वक्त भी कहाँ होता है। पहली बार जब किया था कभी सोचा नहीं था कि हम फिर से वही बदमाशी करेंगे। ठीक है भाई, तू इतना कह रहा है तो एक काम करते हैं, रैंडम शादी का पता करते हैं, घुसते हैं, खाना खाते हैं और निकल जाते हैं। लेकिन हाँ, घर के आसपास वाली शादी में नहीं जाना। हाँ पक्का, घर के आसपास वाली शादी में खाना नहीं खाएंगे। अब जा, दूल्हे जैसे तैयार होकर आ जा, लेकिन शेरवानी मत पहन लेना। दोनों दोस्त राजा बाबू की तरह तैयार होकर शादी ढूंढने को निकल पड़ते हैं। घर के आसपास तो बहुत शादियां हो रही थी, लेकिन इन्हें कहीं दूर जाना था। ऐसे ही कुछ दिन बाद दोनों दोस्त एक अनजानी शादी में घुसते हैं और खाने की ओर जाते हैं। दोनों दोस्त खाना खा ही रहे होते हैं, तभी वहाँ एक औरत आती है और बोलती है, और बेटा, किसकी तरफ से हो आप लोग? लड़के की तरफ से या लड़की की तरफ से? वो आंटी, मैं लड़के की तरफ से हूँ, हम उसके दोस्त हैं। अच्छा, लड़के की तरफ से। लगता है बहुत अच्छे दोस्त हो तुम सब, तभी तो इतना बंठन कर आए हो। वाह, बहुत पुरानी दोस्ती लग रही है। लगता है आंटी जी को शक हो गया हम पर। धीरे से कट ले भाई, वरना बहुत मार पड़ेगी। क्या बातें कर रहे हो बच्चों? वो क्या है ना, मैं ही दूल्हे की माँ हूँ, और आज तक मैंने तुम्हें तो अपने बेटे के साथ कभी नहीं देखा। अब बताओ कौन हो तुम, और हाँ, सच सच बताना। आंटी जी, मैं विनय हूँ और हम यहाँ खाना खाने आए थे, लेकिन हाँ, हम अपने साथ शगुन भी लेकर आए थे। ऐसा नहीं है कि हम खाली हाथ आए हैं। अच्छा, दिखाओ तो हमें भी क्या लेकर आए हो। मैं लड़की की माँ हूँ, मेरा तो पूरा हक बनता है। हम आपको क्यों दें? हम तो दूल्हा दुल्हन को देंगे, हम आपको नहीं देंगे। हाँ। विनय और अजय दोनों खाली लिफाफा लेकर दूल्हा दुल्हन के पास जाते हैं। जैसे ही देते हैं तभी अर्चना उनके हाथ से लिफाफा छीन लेती है और खोल कर देखती है। अरे, ये तो खाली लिफाफा है। शादी में खाली लिफाफा दे रहे हो, शर्म नहीं आती तुम दोनों को? दिखने में अच्छे खासे घर के लग रहे हो, फिर भी ऐसा करते हुए शर्म नहीं आती? इनसे शादी में सारे बर्तन धुलवाओ, ना धोए तो इनको धो दो, बस बात खत्म। अर्चना के कहने के बाद विनय और अजय को शादी के बर्तन धोने को दिया गया, लेकिन दोनों भागने लगते हैं। तभी कुछ लोग उन्हें पकड़कर बहुत मारते बस हैं। आंटी जी, इतनी सी कहानी है। हम दोनों शादी में घुसे, लिफाफा दिया, वो भी खाली, पकड़े गए और पिट गए। अजय की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं और ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और अब दोनों दोस्त खाली लिफाफा लिए कभी किसी के शादी में नहीं जाते। कुंती अपनी बहू पारो के कमरे में जाती है तो वहाँ कुंती देखती है कि कमरे में पूरा अंधेरा है।
कुंती कमरे की लाइट जलाती है तो जमीन पर ही उसकी बहू दारू की खाली बोतल लिए खुद से ही बातें कर रही थी। अपनी बहू को ऐसे देखकर कुंती उसके पास जाकर कहती है, बहू ये क्या है, तू कब से पीने लग गई और जमीन पर क्यों बिछी पड़ी है? उठ जल्दी से। माँ जी, अब तो मेरी जिंदगी ही यही है। भरी जवानी में मेरे पति मुझे छोड़कर चले गए, मैं विधवा हो गई। माँ जी, मैं क्या करूं, वो छोड़कर चले गए मुझे। बहू तू पहले खुद को तो संभाल ले, देख कैसे रो रही है। और तू क्यों पीने लग गई, पागल है क्या? माँ जी, अब तो मेरा यही सहारा है। और आपको पता है, ये दारू की बोतल ना उनकी ही है। अब वो तो चले गए, मैं उनकी इस बोतल को अपने पास रखूंगी। इसमें ही दारू पीऊंगी। अरे तो वो कभी कभी पी लेता था, तुझे उसकी याद में ये नशे वाली चीज ही मिली। बहू तेरा दुख मैं समझ रही हूँ, लेकिन ऐसे तू खुद को ही परेशान कर रही है ना। तू चल मेरे साथ, मैं तुझे नींबू पानी पिलाती हूँ। माँ जी, नींबू पानी वो क्या होता है? मुझे नहीं पीना कोई नींबू पानी। मैं तो अपने पति की दारू ही पीऊंगी। खत्म हो गई ये भी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं वापस ले आऊंगी। हे भगवान, एक तो ये नशे में है, मैं इसे क्या ही समझाऊं और कैसे। एक बार ये होश में आ जाए तब मैं इससे बात करती हूँ। पति के जाने के सदमे में बेचारी का ये हाल हो रहा है। माँ जी, मेरी प्यारी माँ जी, आप खुद से क्या बातें कर रही हैं? मुझे बोलो ना, क्या बात है? आपको अपने बेटे की याद आ रही है ना? मुझे भी बहुत याद आ रही है उनकी। वो भी ऐसे ही दारू पीते थे ना। एक तो ये नशेड़ी, इसे अपने पति की याद में दारू ही मिली थी क्या? पता नहीं क्या बड़बड़ कर रही है। पहले इसको जबरदस्ती नींबू पानी दूं, फिर कुछ ठीक हो पाएगी। कुंती अपनी बहू के लिए नींबू पानी बना कर लाती है और उसे दे देती है। नींबू पानी पीकर पारो कुछ देर तक सो जाती है और जब उठती है तो उसका नशा उतर चुका था। पारो को अपने पति के जाने का गम अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। वो अपने कमरे से बाहर आना भी पसंद नहीं करती थी, कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन दारू पीने के बाद पारो अपनी सास से बात तो कर लेती थी। जब पारो का नशा उतर चुका होता तो कुंती अपनी बेटी नेहा के साथ उसके कमरे में आती है और अदरक वाली चाय देकर कहती है, बहू तो ठीक है, अब ये ले मैं तेरे लिए चाय लाई हूँ, पी ले। भाभी, माँ बता रही हैं कि आपने दारू पी ली है। पारो नाम है आपका, देवदास नहीं जो नशे में पड़ी हो। अरे भैया को गए हुए अभी महीना भी नहीं हुआ और आपने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। नेहा चुप कर तू, उसकी हालत देख रही है कैसी हो गई है बेचारी। अरे जब से पंकज गया ऐसी ही हो गई है, उसे ना दिन का होश है ना रात का, और तू उसे ही सुना रही है। माँ जी, मैंने पीकर कोई गलत हरकत तो नहीं की ना, जो ननद जी इतना गुस्सा कर रही हैं? लो माँ, देख लो, हरकत पूछ रही है ये। अरे भाभी, विधवा होकर दारू पी रही हो, शर्म नहीं आती? भैया को जीते जी तो खुश रहने नहीं दिया, कम से कम अब तो खुश रहने दो उन्हें। ननद जी, माफ करना मुझे बहुत दुख हो रहा था उनके जाने का। मुझे दारू दिखी तो मैंने थोड़ी सी पी ली, उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है, क्या हुआ क्या नहीं, कुछ भी ध्यान नहीं है मुझे। बहू तू क्यों परेशान हो रही है? दुख हो रहा है तुझे, मैं ये समझ रही हूँ, लेकिन तू अपने दुख को कम करने के लिए इन सब चीजों को सहारा मत बना। आज तो मैं तुझे कुछ नहीं बोल रही, लेकिन आगे नहीं होना चाहिए। ठीक है माँ जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी, ऐसा कुछ ना हो। पारो को अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है, लेकिन उसी शाम पारो जब अपने कमरे में अकेली होती है तो खुद को रोक नहीं पाती और बाहर जाकर अपने लिए एक बियर लेकर आती है। और पीने के बाद अब पारो को होश नहीं होता और वो पूरे घर में घूम घूम कर ड्रामे करने लगती है। पारो को नशे में देखकर नेहा अपनी माँ से कहती है, माँ देख लो अब अपनी विधवा बहू की हरकत। आपको तो भाभी को पहले से ही समझा कर रखना चाहिए। अब देख लो कैसे सर पर चढ़कर नाच रही हैं। मैं भी वही सोच रही हूँ, कहीं मैंने इसको ज्यादा छूट तो नहीं दी थी, तभी तो इसकी हरकतें देख। और नहीं तो क्या, भाभी को देखकर कोई बोल सकता है कि इनके पति की अभी डेथ हुई है? अरे दारू पीने वाली विधवा बहू कहीं देखी है क्या? चढ़ा कर बैठी है, कुछ बोल भी नहीं सकते, समझ तो आना नहीं है इसे। आपको समझाना ही कहाँ आता है? मैं आपकी जगह होती तो अच्छे से समझा देती। अरे इनका ये मायका थोड़ी है जो दारू पीकर घूम रही है, ये ससुराल है ये। कोई बात नहीं, जो हुआ उसे यहीं छोड़ देते हैं, थोड़े दिन में खुद समझ आ जाएगा। आप बहुत ज्यादा भोली हैं, तभी तो भाभी आपके भोलेपन का फायदा उठा रही हैं। मानती हूँ मैं कि दुख होगा उन्हें, मैं भी अब क्या दारू पी लूं? बस कर, वो जो कर रही थी तू भी वही करेगी, रहने दे। नेहा को तो अपनी भाभी बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि अब तो पारो को दारू पीने की आदत ही लग गई थी। कुंती
अब तक ये सोचकर कुछ नहीं बोल रही थी कि वो परेशान है, खुद समझ जाएगी। लेकिन अब तो पारो सुनने को भी तैयार नहीं थी। कुछ दिनों बाद पारो मोहल्ले में सबके सामने दारू पीकर ड्रामे कर रही थी। पारो की आवाज सुनकर वहाँ कुंती और नेहा भागते हुए आते हैं। वहाँ पारो को ऐसे देखकर दोनों ही माँ बेटी को बहुत शर्म आती है। तभी कुंती के पास उसकी पड़ोसन सुमति आती है और बोलती है, अरे कुंती, तेरी बहू को कौन सी खुशी मिल गई जो दारू पीकर ऐसे झूम रही है? इतना खुश तो मैंने इसे तब नहीं देखा जब इसका पति जिंदा था, और अब देखो तो विधवा होने के बाद ही बोतल निकल गई इसकी। नहीं नहीं, वो खुश कहाँ है, वो तो परेशान ही रहती है और इस परेशानी की वजह से कभी कभी थोड़ी बहुत दारू भी पी लेती है। और तू गलत समझ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। माँ जी, आप भी थोड़ी सी पी लो, सारा गम चला जाएगा जिंदगी से। आपको पता है, अब तो मेरी ठेके पर भी बात हो गई है, वहाँ मुझे डिस्काउंट भी मिल जाया करेगा। लो, अब तो तेरे घर के लिए खास डिस्काउंट है। तू और तेरी विधवा बहू की मंडली ठेके पर ही मिलेगी। अच्छा है सास बहू का ठिकाना। बस करो आंटी, दारू पीकर हरकतें कोई और कर रहा है और आप ताना मेरी माँ को दे रही हैं। ताने नहीं, ये सब सच ही है। अभी अभी विधवा हुई है ये, और हरकतें देखो इसकी, लग ही नहीं रहा है दारू पीकर घर में ही रहे ना। पूरे मोहल्ले में तमाशा करेगी तो लोगों से तो ताने ही मिलेंगे ना। देख लिया माँ आपने, मैं आपको कब से समझा रही हूँ, लेकिन आप मेरी एक बात भी नहीं मानती। अब देख लो, पूरे मोहल्ले के आगे भाभी हमारी नाक कटवा रही हैं। हाँ माँ जी, देख लिया आपकी बहू कितनी अच्छी है, आपकी सारी बातें मानती है। आपका बेटा चला गया तो क्या हुआ, आपकी बहू तो है ना आपके साथ। देखा कुंती, तेरी बेटी सही बोल रही है। ये सब तमाशा मोहल्ले में करना सही नहीं लगता। तू अपनी बहू को समझा थोड़ा। कुंती को पूरे मोहल्ले में तमाशा बनाते देखकर बहुत ही गुस्सा आता है और अपनी बहू को वहाँ से वो घर लेकर आती है। कुंती और नेहा पारो के सामने ही खड़े थे और उसे खट्टा खिला रहे थे ताकि उसका नशा उतरे। थोड़ी देर बाद जब पारो का नशा उतरता है तो कुंती कहती है, बहू, तुझे जरा भी शर्म लिहाज है या नहीं? पूरे मोहल्ले में नाक कटवा दी। मैंने तुझे मना किया था ना कि दारू मत पी, लेकिन तूने मेरी एक नहीं सुनी। माँ जी, मुझे माफ कर दो, मैं अपने आप पर काबू नहीं कर पाती। मुझे उनकी याद आती है और फिर मैं पी लेती हूँ। भाभी बुरा मत मानना, लेकिन आपकी दारू पीने वाली हरकत की वजह से आपका यहाँ हमारे साथ रहना मुश्किल है। हाँ, नेहा सही बोल रही है, हम तेरा दुख समझ रहे हैं। तुझे बहुत दुख हो रहा है, लेकिन ऐसा क्या दुख है कि तू अब अपने परिवार वालों को ही दुखी कर रही है? माँ जी, मैं आगे से कभी नहीं पीऊंगी, और कभी मेरा मन भी हुआ तो मैं आप लोगों के साथ आ जाऊंगी ताकि मेरा मन भटक जाए। हाँ भाभी, हम यहाँ हैं आपके लिए, लेकिन अब आप आगे से कभी मत पीना। पारो को अपनी गलती समझ आती है और वो उसके बाद दारू पीना कम कर देती है और ज्यादा से ज्यादा समय अपने परिवार के साथ बिताती है ताकि वो दारू पीने की आदत से भी उभर पाए। रागिनी की शादी मोहित से हुई थी। आज उसकी पहली रसोई थी। रागिनी रसोई में खाना बना रही थी, तभी रागिनी की सास नीलम रसोई में आती है और रागिनी से कहती है, बहू, आज तेरी पहली रसोई है, इसलिए तू सभी के लिए न जाने क्या क्या पकवान बना रही होगी। पर बहू, मैं तुझे बता दूं कि मेरे लिए तू सिंपल सी रोटी बना दियो। बहुत समय हो गया रोटी नहीं खाई मैंने। माँ जी, मैं रोटियाँ बना दो दूंगी, पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। आप ऐसा क्यों कह रही हैं कि बहुत दिनों बाद रोटियाँ खाऊंगी? वो इसलिए क्योंकि तेरी जेठानी को रोटियां बनाने ही नहीं आती। उसके हाथों की रोटियां खाना मतलब अपना पूरा समय टॉयलेट में बिताना। नीलम अपनी बहू से ये बात बोल ही रही थी, तभी वहाँ रागिनी की जेठानी रानी आ जाती है और अपनी सास को खुद की बुराई करता सुनकर अपनी सास से कहती है, माँ जी, अगर मुझे रोटियाँ बनानी नहीं आती तो आप बिना रोटी के जिंदा कैसे हैं? और माँ, भूलो मत कि जब रागिनी नहीं आई थी तब तक इस घर को मैंने ही संभाला था। हाँ बहू, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तूने इस घर को काफी अच्छे से संभाला हुआ है, पर तू ये मत भूल कि तू रोटियां नहीं बनाती थी। बहू, तुझे पता है, रानी बहू से रोटियां छोड़कर कुछ भी बनवा लो, वो सब कुछ बना देगी, पर इससे रोटी ना बाबा ना, इससे रोटियां नहीं बन पाती। क्यों बहू, सही कहा ना मैंने? हाँ हाँ, देखती हूँ ना कि आपकी नई बहू की रोटियाँ कैसी होंगी। रानी मुंह बनाते हुए वहाँ से चली जाती है। रानी को इस तरह गुस्से में जाता देखकर नीलम कहती है, बहू, इसके बर्ताव पर मत जाना, इसका बर्ताव बेकार है, पर दिल से बहुत अच्छी है। पर सच में इसको रोटी बनाने नहीं आती, और घर की रोटी खाने को मेरा बहुत मन कर रहा है, तो तू रोटी ही बनाएगी ना? माँ जी, आप चिंता मत कीजिए,
अब आज मैं सबके लिए ही रोटियां बनाऊंगी, पकवान तो बनते ही रहेंगे। अपनी बहू की ये बात सुनकर नीलम खुश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। तो वहीं अब रागिनी किचन के बाहर आकर अपने चारों तरफ देखती है और खुद से कहती है, यहाँ कोई नहीं है, अब मुझे अपना काम शुरू कर देना चाहिए। मुझे वो मंत्र पढ़कर जादुई रोटियां बनानी शुरू कर देनी चाहिए। रसोई के चारों तरफ कोई नहीं था और रसोई में रागिनी अकेली थी। बस इसी का फायदा रागिनी उठाती है और आटे को एक परात में लेकर उसकी तरफ देखकर रागिनी एक मंत्र पढ़ती है। तंत्र मंत्र साधु का तंत्र, जिसे जपूं मैं बार बार, ताकि बने मेरी जादुई रोटी बार बार। रागिनी के मंत्र पढ़ते ही वो आटा अपने आप गुथ जाता है और अपने आप ही रोटियां बनने लगती है। थोड़ी देर बाद रोटियां अपने आप बनकर तैयार हो जाती है। रोटियां बिल्कुल गोल और पतली थी और देखने में रोटी काफी टेस्टी लग रही थी। अब कुछ ही देर में रागिनी रोटी, सब्जी और खीर को लेकर डाइनिंग टेबल पर जाती है, जिसके बाद सभी उसके हाथ का बना खाना खाते हैं और उसके हाथ का खाना काफी टेस्टी था, खास करके रोटियां। उन रोटियों को खाकर रागिनी की सास नीलम रागिनी से कहती है, वाह बहू वाह, क्या रोटियां बनाई है तूने। तेरे हाथों की रोटियां खाकर मन तृप्त हो गया। क्यों रानी बहू, सही बोल रही हूँ ना मैं? हाँ माँ जी, रागिनी ने खाना तो बहुत अच्छा बनाया है, पर आपको नहीं लगता कि आप अपनी बहू की कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रही हैं? हाँ बहू, सही कहा तूने। मैं उसकी तारीफ कर तो रही हूँ, पर उसके पीछे भी एक वजह है जो तू कभी नहीं समझ पाएगी। रागिनी की इतनी तारीफ होते देखकर रानी को जरा भी अच्छा नहीं लगता और वो खाने से उठकर अपने कमरे में चली जाती है। अब समय यूं ही बीतता है। समय के साथ नीलम रागिनी को बहुत मानने लगी थी, क्योंकि नीलम जब भी उसको रोटियां बनाने के लिए कहती तो रागिनी तुरंत रोटियां बनाकर ले आती। पर ये सारी चीजें रानी को हजम नहीं हो रही थी और वो खुद से कहती है, रागिनी रागिनी रागिनी, सासू माँ अपने लिए बहू नहीं बल्कि मेरे लिए आफत लेकर आई हैं। पर आखिर रागिनी इतनी अच्छी रोटियां बना कैसे लेती है? साथ ही उसके हाथों की इतनी अच्छी रोटी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। खैर जो भी है, रागिनी की तारीफ माँ जी इसकी रोटियों से करती है ना। अब ना बनेंगी रोटियां और ना होगी तारीफ। ये बोलते ही रानी रसोई घर में जाती है और सूखे आटे में वो मिट्टी मिला देती है। मिट्टी मिलाने के बाद रानी खुश होती है और खुद से कहती है, रागिनी बहुत मेरी जगह ले ली ना तूने। अब नहीं, अब मैं अपनी जगह वापस पाकर रहूंगी। इस रोटियों के चलते ही तो सबकी चहेती बन रही है ना। अब देखती हूँ कि तेरी रोटी कैसे अच्छी बनती है। रागिनी की रोटियां खराब बनेगी, ये सोचकर रानी अब बहुत खुश होते हुए रसोई से बाहर जाती है और रागिनी से कहती है, रागिनी तुम इतनी अच्छी रोटी बनाती हो और तुम्हारे हाथ की रोटियां तो मम्मी जी को भी बहुत पसंद है, इसलिए मैं सोच रही हूँ शाम के खाने में तुम रोटी सब्जी ही बना लेना। ठीक है दीदी, मैं खाना बना दूंगी। हाँ हाँ बनाओ, मैं भी जरा देखूं कि आज तुम्हारी तारीफ कैसे होती है। सभी की लाडली रागिनी को आज सभी से डांट सुनवाऊंगी। मन ही मन ये बोलकर अब रानी मुस्कुराकर अपने कमरे में चली जाती है। रात को रागिनी एक बार फिर रसोई में जाती है और अपना मंत्र पढ़ती है। तंत्र मंत्र साधु का तंत्र, जिसे जपूं मैं बार बार, ताकि बने मेरी जादुई रोटियां बार बार। रागिनी के मंत्र पढ़ते ही एक बार फिर आटा अपने आप गुथ जाता है और अपने आप रोटियां बनने लगती है। थोड़ी देर बाद रोटियां अपने आप बनकर तैयार थी, जिसके बाद एक बार फिर रागिनी रोटी, सब्जी और खीर लेकर डाइनिंग टेबल पर जाती है, जिसके बाद सभी उसके हाथ का बना खाना खाते हैं। रानी ने आटे में मिलावट की थी, पर फिर भी रोटियां इतनी अच्छी बनी थी कि उसकी रोटियों का कोई जवाब नहीं था। उसकी रोटियां खाने पर न सिर्फ नीलम बल्कि आज तो रानी का पति भी रागिनी की तारीफ में कहता है, रागिनी सच में तुम्हारे हाथ की रोटियां किसी होटल से कम नहीं लगती। तुम्हारी रोटियों में जादू है जादू, तभी तो जितनी भी खा लो पर मन ही नहीं भरता। हाँ बहू, सच बताना, ये कोई जादुई रोटी है क्या? अपनी सास की ऐसी बात सुनकर रागिनी अपने मन में कहती है, क्या मैं माँ जी को अपनी जादुई रोटी के सच के बारे में बता दूं? माँ जी को सच बताना सही रहेगा क्या? मैं माँ जी को सच बता ही देती हूँ। सासू माँ को किसी और के मुंह से पता चलेगा तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा, और साथ ही ये भी ना लगे कि मुझे काला जादू करने आता है। अरे बहू, क्या सोच रही है? माँ जी, वो मैं आपको अपना एक सच बताना चाहती थी। हाँ बहू, बताना, क्या बात है? माँ जी, जब मैं छोटी थी तब मुझे एक पंडित जी ने मंत्र दिया था, और वो मंत्र कोई मामूली मंत्र नहीं बल्कि एक जादुई मंत्र था।
मैं उस मंत्र से जादुई रोटियां बना सकती हूँ। क्या जादुई रोटियां? इसका मतलब ये हुआ कि मैं मेरी नई बहू के हाथों की जादुई रोटियां खाती थी। हाँ माँ जी, बहू, इस जादुई रोटियां से हमें कोई नुकसान तो नहीं होगा ना? मतलब जादुई रोटियां। तभी मैं कहूँ, जब मैंने आटे में मिट्टी मिलाई थी तो ये रोटियां खराब क्यों नहीं बनी? उप्स, ये मैं क्या भूल गई, मुझे ये सब नहीं बोलना था। रानी के मुंह से ये बात सुनकर रागिनी कहती है, माँ जी, मेरी जादुई रोटियों में कोई दिक्कत नहीं, बस उसमें एक खासियत है कि अगर जो मेरी रोटी खराब करने की कोशिश करता है, मेरी रोटी उसका सच सभी के सामने ले आती है, उसी के मुंह से बुलवा कर, जैसा कि अभी दीदी ने कहा। रागिनी की बातें सुनकर और अपनी बहू रानी की ऐसी हरकत देखकर नीलम रानी से कहती है, रानी बहू, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तू रागिनी बहू से इतना चिढ़ने लगेगी। तू उसके लिए हर चीज खराब ही सोचेगी। रागिनी बहू से नफरत करने की क्या वजह हो सकती है? रानी, आखिर तुमने उसको नीचा क्यों दिखाने की सोची? माँ जी जरा सोचिए, आप हर समय मेरे सामने रागिनी की तारीफ करती रही और मेरी बुराई। आपने जरा भी सोचा कि मैं आपकी बड़ी बहू हूँ? आप हर समय अपनी छोटी बहू को सिर पर चढ़ाती रहती हैं और मुझे उसके सामने नीचा दिखाने की कोशिश करती हैं। ये सब देख मुझे कितना बुरा लगता होगा। नहीं सोचा ना आपने? बस इसलिए मैंने ये सोचा कि मैं रागिनी को सबके सामने नीचा दिखाऊंगी। वो अपनी रोटी की वजह से सभी की चहेती बनी है ना, तो उसकी रोटी ही खराब कर दूंगी, और इसलिए मैंने ये सब किया। रानी की ये बात सुनकर नीलम को अपने किए का पछतावा होता है, जिसके बाद वो उससे माफी मांगती है और फिर कभी ऐसी हरकत ना करने का प्रण लेती है। इस तरह अब सभी खुशी से रहते हैं। अब ना तो रानी को रागिनी से कोई दिक्कत थी और ना ही नीलम अपनी बहू को कभी रोटी के लिए नीचा दिखाती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।